नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। जहां ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है भारत, वहीं कानूनी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक समर्पित पोर्टल की शुरुआत हुई है। संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हुई सजा और आरबीआई ने अपनी जारी की सालाना रिपोर्ट। इसके साथ ही खेलों की दुनिया से व्यापार तक और मौसम के हाल से कराएंगे आपको अपडेट। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लद्दाख में नदी में गिरा सेना का वाहन, 7 जवानों की मौत। घायलों को इलाज के लिए लाया गया पंचकूला कमांड अस्पताल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है भारत। सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव के शुभारंभ पर बोले प्रधानमंत्री, 2026 तक 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ड्रोन कारोबार का अनुमान। जम्मू कश्मीर में 2 मुठभेड़ में लश्कर के 4 आतंकवादी ढेर। मारे गए आतंकवादियों में से 2 कश्मीरी टेलीविजन कलाकार की हत्या में थे शामिल। पिछले 3 दिनों में मुठभेड़ में 10 दहशतगर्दों का सफाया। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को सजा, 4 साल की कैद के साथ 50 लाख का जुर्माना। सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 संपत्तियों को जब्त करने के भी दिए निर्देश। अफगानिस्तान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी की जरूरत पर एनएसए अजीत डोभाल का जोर। दुशांबे में अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में संबोधन। काबुल को लेकर नहीं बदल सकता भारत का दृष्टिकोण। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। कर्नाटक की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारवार तट पर कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी पर सवार हुए। उनके साथ भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद रहे। वहीं राजनाथ सिंह ने नौसेना बेस में भारतीय नौसेना के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजार्तो ने दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। एस जयशंकर ने ऑपरेशन गंगा के लिए हंगरी के समर्थन की सराहना की और हंगरी में भारतीय मेडिकल छात्रों के प्रवेश पर चर्चा की। वहीं द्विपक्षीय बैठक में वैश्विक मामलों के साथ द्विपक्षीय मामलों पर भी बातचीत हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता दिवाली तक तैयार हो सकता है। पीयूष गोयल दावोस में विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में शामिल होने के बाद लंदन आए, जहां उन्होंने एफटीए के चौथे दौर की वार्ता से पहले हितधारकों और कारोबारी जगत के लोगों से संवाद किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अधिक पारदर्शिता लाने और कागज का इस्तेमाल कम करने के लिए एक समर्पित पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से नोटरी बनने के लिए आवेदन करने वालों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और पार्टी के वरिष्ठ नेता फयाज अहमद ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। केंद्र सरकार कोविन प्लेटफॉर्म पर कोविड टीकाकरण रिकॉर्ड दर्ज करने और प्रमाण पत्र जारी करने के साथ साथ अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर विचार कर रही है। यूआईपी के कोविन प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर पूरी टीकाकरण प्रणाली डिजिटल हो जाएगी, जिससे लाभार्थियों का पता लगाना आसान हो जाएगा और वास्तविक समय में निगरानी भी की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 6 जजों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है। न्यायमूर्ति गौरव का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय, जबकि न्यायमूर्ति अमानुल्लाह का आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरण किया गया है। पूर्वी रेलवे ने 41 किलोमीटर लंबे हंसडीहा गोडा खंड में काम पूरा होने के साथ ही 2848 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क के
100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। रेलवे को 2030 तक देश के रेलवे नेटवर्क को कार्बन तटस्थ बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। लेखिका गीतांजलि श्री के हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। यह उपन्यास इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाला किसी भी भारतीय भाषा का पहला उपन्यास है। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कई वरिष्ठ नेताओं ने शांतिवन जाकर नेहरू की समाधि पर पुष्प अर्पित किए हैं। और अब खबरें विस्तार से। लद्दाख में श्योक नदी के पास सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया, जिससे 7 जवानों की मौत हो गई है। वहीं कई जवान घायल भी हो गए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। 26 सैनिकों का एक दल परतापुर पारगवन शिविर से लेह जिले के तुरतुक से आगे जा रहा था। जवानों को ले जाने वाला वाहन सड़क से फिसलकर नदी में गिर गया। हादसे में 7 जवानों ने दम तोड़ दिया है। वहीं कई सैन्य कर्मियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को पहले परतापुर के फील्ड हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में सभी 19 घायल सैनिकों को हरियाणा के पंचकूला स्थित सेना के पश्चिमी कमान अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे से बातचीत कर हालात का जायजा लिया है। भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले के शासन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर उदासीनता का माहौल था। इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों और मध्यम वर्ग पर पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी को लेकर जिस तरह का जोश देखा जा रहा है वह अद्भुत है और इस उभरते क्षेत्र में रोजगार पैदा होने की संभावनाओं का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि पीएम स्वामित्व योजना इस बात का उदाहरण है कि कैसे ड्रोन प्रौद्योगिकी बड़ी क्रांति का आधार बन रही है और इसके जरिए पहली बार गांव में सभी संपत्तियों की माप डिजिटल तरीके से की जा रही है और लोगों को संपत्ति कार्ड दिए जा रहे हैं। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने में अफगानिस्तान की मदद करने और उसकी क्षमता बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत हमेशा से ही काबुल का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है और भविष्य में भी रहेगा। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में अजीत डोभाल ने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी समूह क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए सभी देशों को इसका मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ सदियों से भारत के विशेष संबंध रहे हैं और कैसे भी परिस्थितियां हों, भारत का दृष्टिकोण अफगानिस्तान को लेकर नहीं बदल सकता। चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की बैठक में और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे वरिष्ठ ये सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, अफगानिस्तान के चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद पर अगर हम भारत के नजरिए की बात करें, कितना अहम है भारत का नजरिया? देखिए, भारत का नज़रिया बहुत ही अहम है। इसलिए अहम है कि भारत ऐसी शक्ति है इस पूरे इलाके में जिसने हमेशा अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ रहने का वादा किया, उनको हर तरह की मदद पहुंचाई। जहां कई देश जो थे उनको यह लग रहा था कि अफ़गानिस्तान में हथियार देने से वे ज़्यादा अफ़गानिस्तान के नज़दीक आएंगे, लेकिन भारत ने लगातार अफ़गानिस्तान में विकास के माध्यम से अफ़गानिस्तान के लोगों का दिल जीता है। और जब अफ़गानिस्तान में
लड़ाई चल रही थी उस समय भी, जब नेटो फोर्स वहाँ थे, अमेरिका की सेना वहाँ थी और तालिबान की सेना लड़ रही थी, उस समय भी भारत वहाँ या तो सड़क बना रहा था या डैम बना रहा था या वहाँ का संसद भवन बना रहा था। तो भारत की एक क्रेडिबिलिटी है अफगानिस्तान में। लेकिन जब देखिए अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया पिछले साल, तो उसके बाद अफगानिस्तान की स्थिति में निश्चित तौर पे एक ऐसा परिवर्तन आया है जो कि पूरी दुनिया में चिंता का विषय बना हुआ है। और अफगानिस्तान में स्थिरता हो, अफगानिस्तान में एक सेकुलर एक गवर्नेंस हो, अफगानिस्तान में वहाँ अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं उनको समान अधिकार मिले, महिलाओं को काम करने का अधिकार मिले, वहाँ के लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया जाए, ये सारी बातें हैं जो पूरी दुनिया के लोगों की चिंता का विषय है। और अगर ऐसे में तालिबान की जो वहाँ सरकार है अभी, उस तालिबान की सरकार को इन्हीं कारणों से किसी भी देश ने अभी तक नहीं दी है मान्यता। और इसलिए जो महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब जब 8 देशों के एनएसए बैठे हैं, उन एनएसए के बैठकों में ये बात हुई है कि देखिए अफगानिस्तान को ऐसी स्थिति में लाना है ताकि अफगानिस्तान एक मेन स्ट्रीम कंट्री के रूप में सामने आए, जहाँ की जो भी बाहर से सहायता पहुँच रही है उस बाहर से सहायता पहुंचने में सारे लोगों का अधिकार बने। और जो भी चाहे भारत वो पहुंचा रहा हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से जा रहा हो, चाहे वो कोई और देश पहुंचा रहा हो, उसमें अफगानिस्तान के लोगों का फायदा हो। वहाँ और ये ऐसा नहीं हो कि वहाँ जो डिफरेंट वार लॉर्ड्स है वो वार लॉर्ड्स के हाथ में चला जाए। तो एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि हम अफगानिस्तान के जनता के साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, और यह एक बहुत बड़ा भरोसा है। और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को अगस्त 2021 के बाद तालिबान ने जब सत्ता हाथ आया, उसके बाद भी भारत अफगानिस्तान के लोगों के सहयोग के लिए 17,000 टन गेहूं वहाँ दिया है। वहाँ कोवैक्सीन भी करीब 5 लाख कोवैक्सीन डोजेस दिए गए हैं, 13 टन दवाइयाँ दी गई हैं, और उसके अलावा 6 करोड़ पोलियो वैक्सीन भी दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अफगानिस्तान के लोगों ने भारत की जो मदद थी उसकी सराहना की है। और निश्चित तौर पे यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है उस पूरे इलाके में और पूरी दुनिया में कह सकते हैं जिसने अफगानिस्तान के सभी समूहों को बातचीत करके एक ऐसा समन्वय स्थापित करने की बात की है जहां की एक ऐसी सरकार बने जहां के सभी तबकों को सामाजिक समान न्याय मिले और सभी तबकों को वहां प्रतिनिधित्व मिले। तो निश्चित तौर पे भारत की यह जो भावना है, भारत की यह जो धारणा है, वह अफगानिस्तान के लिए भी बहुत अहम है और पूरी दुनिया के लिए भी अहम है। भारत की ये भावना बिल्कुल अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अखिलेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर में हुई 2 मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए 4 आतंकवादियों में से 2 हाल ही में हुई कश्मीरी टेलीविजन कलाकार की हत्या में शामिल हैं। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के अगनहंजीपुरा इलाके में देर रात मुठभेड़ हुई। इलाके की घेराबंदी में टेलीविजन कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या के लिए जिम्मेदार 2 आतंकवादी घिर गए और सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए। मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान शाहिद मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के तौर पर हुई है। शाहिद बड़गाम के हुफरू चंदूरा और फरहान पुलवामा के हकरीपुरा का रहने वाला था। दूसरी मुठभेड़ श्रीनगर के सौरा इलाके में हुई जिसमें लश्कर के 2 आतंकवादी मारे गए। घाटी में पिछले 3 दिनों में 10 आतंकवादी मारे गए हैं जिनमें से 3 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे जबकि 7 लश्कर से ताल्लुक रखते थे। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, सी कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक TV एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे, उसमें से 2 मारे गए हैं। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अधिकारियों को उनकी 4 संपत्तियों को जब्त करने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत ने पिछले सप्ताह चौटाला को दोषी करार देते हुए कहा था कि आरोपी उक्त अवधि में ज्ञात आय के स्रोत के इतर हासिल अतिरिक्त संपत्ति का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहे हैं। सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने 26 मार्च 2010 में
दाखिल आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच वैध आय से अधिक संपत्ति बनाई है। ऑर्डर ये रहा, 4 साल की सजा, 50 लाख रुपए जुर्माना और 4 संपत्तियां उनकी जब्त की गई। 50 लाख में से 5 लाख रुपए सीबीआई को दिए जाएंगे। बिल्कुल जेल जाना होगा, यहीं से कस्टडी में ले लिया है, यहीं से जेल लेंगे। वहीं आरबीआई ने कहा है कि थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर होने की वजह से कुछ अंतराल बाद खुदरा महंगाई पर दबाव पड़ने का जोखिम है। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि औद्योगिक कच्चा माल की ऊंची कीमतें, परिवहन लागत, वैश्विक लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान मुख्य मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के बीच थोक और खुदरा मुद्रास्फीति में बढ़ते अंतर की वजह से विनिर्माण लागत का दबाव कुछ समय बाद खुदरा मुद्रास्फीति पर पड़ने का जोखिम है। इस बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 20 मई को समाप्त सप्ताह में 4.23 अरब डॉलर बढ़कर 597.509 अरब डॉलर हो गया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। Why is the Quad important to India? And why is India important to the Quad? Quad allows India to be part of the larger governance conversations that are happening at a time when the maritime space is just about being created. On the other side, there won't be any Quad without India. How do you evaluate the Tokyo Quad Summit in delivering on that promise? The Quad is off to a very strong start as an informal institution. The Quad has rapidly become accepted as a normal and benign regional institution. स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात का दौरा करेंगे, जहां वो एक नवनिर्मित अस्पताल का दौरा करेंगे और सहकारी संस्थाओं के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नैनो यूरिया संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IISER पुणे में डेटा विज्ञान विभाग की आधारशिला रखी। साथ ही स्वास्थ्य और रोग में नेशनल फैसिलिटी फॉर जीरे फंक्शन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर तंज कसा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी के जीतने पर विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाने लगता है। यह जनादेश का अपमान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज उन्होंने रोड शो के बाद एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इलाके के विकास का वादा किया। इस सीट के लिए 31 मई को चुनाव होना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, मुख्य सचिव और प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें प्राकृतिक कृषि विकास योजना पर चर्चा की गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मो सरकार परियोजना की समीक्षा के दौरान कहा कि इसने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को एक नया प्रतिमान दिया है। पटनायक ने सभी एजेंसियों से इस पहल में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का आग्रह किया और इसकी बारीकी से निगरानी के निर्देश भी दिए। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उखरूल जिले के शिरुई गांव के हेरिटेज सेंटर वांगयान में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव का शुभारंभ किया। ये उत्सव कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया है।
लोकसभा सांसद कार्ति चिदम्बरम वर्ष 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी कराने के मामले में कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोपों को लेकर चल रही पूछताछ के सिलसिले में लगातार दूसरे दिन सीबीआई के सामने पेश हुए। कार्ति चिदम्बरम ने सभी आरोपों का खंडन किया है। मोहाली की एक अदालत ने पंजाब के बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं सिंगला के विशेष कार्य अधिकारी प्रदीप कुमार को भी 10 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आप नेता विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 31 मई को दिल्ली तलब किया है। यह पूछताछ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में की जाएगी। आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। एनसीबी ने 14 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जबकि बाकी 6 लोगों के खिलाफ सबूतों के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं की गई। डीआरडीओ की ओर से चेन्नई ट्रेड सेंटर में 3 दिवसीय डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो एम्पावरिंग एमएसएमई का आयोजन किया गया है। इसमें अर्जुन रडार जैसी कई उन्नत रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है। ये निजी क्षेत्र द्वारा आयोजित पहला रक्षा संबंधी एक्सपो है। और अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों के दौरान केरल पहुंचने का अनुमान है। केरल, अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र में अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहुंचने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों, समूचे मालदीव, लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। As per IMD today, more parts of South Arabian Sea, southwest monsoon has been advanced, and some parts of Lakshadweep area. So now, if we see last 24 hours, there has been increase in clouding over Kerala coast and southeast Arabian Sea, and also rainfall has increased also compared to yesterday. वहीं केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित असम के लिए राज्य आपदा राहत कोष से 324 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी की है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का दल गुवाहाटी पहुंचा। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से नुकसान के आकलन के बारे में असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। असम में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति और नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के सरकारी कर्ज को अनसस्टेनेबल पाए जाने के बाद उसे सरकार से ये पुख्ता भरोसा चाहिए कि कर्ज पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान डेब्ट सस्टेनेबिलिटी बहाल की जाएगी। श्रीलंका के अधिकारियों और आईएमएफ के दल के बीच आर्थिक मदद को लेकर हुई तकनीकी स्तर की वार्ता के बाद इकोनॉमिस्ट वेबसाइट ने आईएमएफ के हवाले से ये जानकारी दी है। इससे पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था कि वह जल्द ही आर्थिक सुधार कार्यक्रम को तैयार करेंगे और इस पर आईएमएफ से मंजूरी लेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूसी बलों को पीछे हटाने के लिए पश्चिमी देशों से भारी हथियार देने की गुहार लगाई है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस केवल भारी हथियारों की संख्या के मामले में बेहतर है। तोपों और रॉकेट लॉन्चर प्रणालियों के बिना हम उन्हें पीछे नहीं हटा पाएंगे। देश के पूर्वी हिस्से में हालात गंभीर हैं, जहां रूसी बलों के हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यूक्रेन का शहर सेवेरोदोनेत्स्क भीषण जंग के केंद्र में है। मेयर ओलेक्जेंडर स्ट्रियुक ने कहा कि कम से कम 1500 लोगों की मौत हुई है और करीब 12 से 13,000 लोग अब भी शहर में हैं, जहां 60% रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। गुलाबी शहर जयपुर को एक नया संग्रहालय मिला है जो दुर्लभ रत्नों और गहनों को प्रदर्शित करेगा। ये म्यूजियम जून में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। खजाना महल नाम के एक नए संग्रहालय में
2000 से अधिक असली और दुर्लभ रत्न और आभूषण प्रदर्शित किए गए हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।